जय हिंद एवरीवन। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं आपके रिजल्ट से रिलेटेड। पता होगा आपको कि 19 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था एयरफोर्स की तरफ से। टोटल स्टूडेंट तो इसमें नहीं बताए जाते कि कितने स्टूडेंट इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, कितने नहीं किए। ये भी एक पीछे की बात है। इन्होंने रिलीज़ करना चाहिए। यदि पार्शियलिटी लाना है, एक क्लियरिटी लाना है, तो इन्हें दिखाना होगा कि कितने बच्चे ये क्वालिफ़ाई करते हैं, ताकि हम लास्ट में ये पता कर पाएँ कि हाँ, क्या रेशो रहता है सिलेक्शन का। तो बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि ये सेकंड इंटेक 2024-5 के लिए भर्ती चल रही है और सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसका रिजल्ट आपको 19 दिसंबर में देखने को मिला था। तो इसमें कुछ बातें हुई हैं, मैं उस पर आज बात करने वाला हूँ खुलकर। आप सभी जान पाएँगे कि नॉर्मलाइज़ेशन इस वर्ड से तो आप रूबरू हो गए होंगे, लेकिन आज मैं इसके बारे में क्लियरिटी से बात करने वाला हूँ और देखेंगे कि क्या-क्या इफ़ेक्ट आते हैं। एक जो जेन्युइन लड़का होता है ना, एक जेन्युइन जो कैंडिडेट होता है, डिज़र्विंग कैंडिडेट, वो इस नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से फेल हो जाता है और जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है, वो इस नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से जॉब ले जाता है या फिर क्लियर कर जाता है। तो ये इस डिज़र्विंग कैंडिडेट के साथ धोखा है या नहीं है? आज इस पर खुलकर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखना और बात सही लगे तो अपने दोस्तों तक पहुँचाना और बताना कि और क्या-क्या बातें हो सकती हैं और आपकी क्या सपोर्ट रहने वाला है। तो बात करते हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप। ये तो जानते होंगे, ये एक अग्निवीर में इन्होंने एक अग्निपथ स्कीम के थ्रू एयरफोर्स हमारी जो एयरमैन की भर्ती थी, एयरमैन का जो सिलेक्शन था वो अग्निवीर को कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसमें भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, बट सवाल कौन पूछे? बात ये नहीं है कि हम डिफेंस पर कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं, नहीं। हम डिफेंस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहे, हम अपनी सेना पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे। हम सिर्फ क्वेश्चन उठा रहे हैं उन ऑफिसर्स पर या फिर उन लीडर्स पर जो इसे संभालते हैं या फिर जो इन्हें चला रहे हैं। आखिर हमारी संस्था गलत नहीं है, लेकिन उसमें बैठे कुछ लोग तो गलत हो सकते हैं या फिर उनकी मंशा गलत हो सकती है। बस उसी की तरफ हम बात करेंगे। तो पहले अग्निवीर में डाला गया और इस पर भी मैं इस चैनल के माध्यम से इतनी सारी पोल खोलने वाला हूँ, आगे आने वाले टाइम में याद रखना, मैं इसका काला चिट्ठा खोल दूँगा विद प्रूफ। जितने प्रूफ होंगे ना, सब आपको इस चैनल से इन वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे, अग्निवीर में आखिर हो क्या रहा है। चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो। जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से इसका गलत फ़ायदा उठा रखा है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ 4 ईयर का इन्होंने शेड्यूल किया गया है कि 4 साल के लिए रहेगी, उसके बाद 25% को परमानेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बातें हुई, इनको मैं अलग एक वीडियो में सेपरेट में अलग डिस्कस करूँगा। अभी हम बात करते हैं इसके रिज़ल्ट पर। रिज़ल्ट देखने को मिला हमें 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2024 को। अब इसमें क्या था कि अब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही एग्ज़ाम देते हैं। पहले हम एग्ज़ाम की बात करें, तो 1 मंथ एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, ठीक है? बिल्कुल डेट से 10 दिन पहले ही ब बताया। उसके बाद रिज़ल्ट पर आनाकानी हुई, मतलब रिज़ल्ट को पब्लिश करने में आनाकानी और उसके बाद उससे पहले अगले इंटेक के लिए नोटिफ़िकेशन निकाल दिया, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हम रिज़ल्ट पर आते हैं, इसमें बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ होंगे, जिनका क्वालीफाई हो गया, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। आप अपनी आगे की तैयारी करते रहिए। फेज़ 2 की में जो भी टॉपिक्स नीड होंगे और आपको जो ज़रूरत होगी वो इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। मैंने अभी एक टॉपिक डिस्कस किया है, मेक इन इंडिया, आप उसे देख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके बाद खुद भी अपने टॉपिक को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी होगी आपको, खुद मेहनत करनी होगी, तो मैं बाकी गाइड करता रहूँगा। उन बच्चों की बात करते हैं आज हम इस वीडियो में, जिन बच्चों को क्वालीफाई नहीं हुआ। अच्छा, इसमें से भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, वो हैं पहले वो कैंडिडेट जो हमारी कट ऑफ से जो भी कट ऑफ थी उससे काफ़ी पहले है, मतलब 10 मार्क्स से फेल हुए हैं, 15 मार्क्स से फेल हुए हैं या बहुत कम नंबर आ पाए हैं या उनका फर्स्ट टाइम था। तो बिल्कुल जेन्युइन है, उन्हें अभी और मेहनत करनी होगी और आगे पढ़ाई करनी होगी। लेकिन मैं एक स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट या कैंडिडेट की बात करना चाहता हूँ, वो है नॉर्मलाइज़ेशन के मारे हुए।
अब नॉर्मलाइजेशन के मारे हुए कैसे हैं, उन पर बात करेंगे। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से फेल हुए ना, उनकी कैटेगरी देखना किस कैटेगरी पर मैं बात करना चाहता हूँ। पहले अभी थोड़ा-सा कट ऑफ पर नज़र मार लेते हैं क्या है? देखिए, बॉयज़ की कट ऑफ जो एक्स ग्रुप की है, बॉयज़ की एक्स ग्रुप की कट ऑफ है 37। इसे याद रखना, मैं अभी कुछ आपको समझाने वाला हूँ। और वाई ग्रुप की बात करें तो वो है आपकी 34, वो है आपकी 34। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स भी देख लीजिए, गर्ल्स है एक्स ग्रुप की 40 और वाई ग्रुप की 33। चलिए, अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो देखिए। पहले तो मतलब गर्ल्स की अब तक जितने भी इंटेक हुए हैं, 4 या 5 जितने भी इंटेक हुए हैं, गर्ल्स की एक्स ग्रुप में कभी भी 40 नहीं गई। तो इसका रीज़न क्या है? वो भी हम बात करेंगे। और वाई ग्रुप की 33 गई है आउट ऑफ 50। तो इस पर आगे चल के क्या इफ़ेक्ट होने, तो मैं और बच्चों की नॉलेज के लिए बता दूँ, जो ये वाई ग्रुप होता है, वो आउट ऑफ 50 मार्क्स में से टोटल नंबर में से आता है। और जो एक्स ग्रुप होता है वो 70 मार्क्स में से ये टोटल मार्क्स आते हैं। तो सेम इधर होता है, वो मैं पैटर्न आपको अलग वीडियो में समझा दूँगा, बस आप अभी इतना जान लीजिए। तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूँ जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, यदि आपके अब भी बॉयज़ के लिए +6 मार्क्स नहीं है ना, +6 कह लीजिए +5 एट लीस्ट, तो आप लास्ट में बहुत नेगेटिव देखने वाले हैं। क्या पता ये बहुत इंक्रीज़ हो, और नहीं भी होगी, 1-2 मार्क्स जाएगी, वो डाटे के साथ मैं आगे आऊँगा। तो फिलहाल आप 100% श्योरिटी तब मान सकते हैं यदि आपके 100% की बात करूँ, तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं तो। वाई ग्रुप के लिए भी 5 मार्क्स भी ही लेकर चलना आप। और गर्ल्स, इसमें तो आप 6 मार्क्स लेकर चलना। यदि आपके एक्स ग्रुप में 6 मार्क्स प्लस हैं, तो सब कुछ हो जाने के बाद भी आपके 100% चांस तभी बनेंगे जब आपके 6 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे या फिर 6 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे। उससे पहले में आपका थोड़ा-थोड़ा डाउट रहने वाला है। यदि वाई ग्रुप की बात करें, तो आप 5 मार्क्स ले सकती हैं, 5 मार्क्स प्लस होने चाहिए आपके, यदि आपको 100% श्योरिटी के साथ आगे बढ़ना। तो अब मैं बात करता हूँ आगे, इसे याद रखना कि आपका क्या है। देखिए, डिज़र्विंग कैंडिडेट हुए फेल, उसका रीज़न क्या था? सपोज़ करो आपकी कट ऑफ 37 पर गई है, मैं इसी को बेस मानकर बात करता हूँ, एक्स ग्रुप की बॉयज़। तो यहाँ पर एक बॉयज़ बी1 है और एक बॉयज़ बी2 है। तो मेरी बात अगर यदि गलत लगे या फिर ऐसा ना हुआ हो तो बताना, और ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना या फिर बताना कि हाँ, हम ऐसी कैटेगरी में हैं। देखिए, इस स्टूडेंट के सपोज़ करो 35 मार्क्स टोटल आउट ऑफ 70, ठीक है? और इस बॉय के जो मार्क्स है वो है 31 आउट ऑफ 70। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से इस स्टूडेंट के इंक्रीज हुए 1 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स, और कह लीजिए 2 मार्क्स। 2 मार्क्स भी होंगे तो वो भी 37 पर जाएगा, सिर्फ क्वालीफाई होगा, आगे कोई भी चांस नहीं होंगे। तो हम मान कर चल रहे हैं कि मतलब हुआ है 1 और 1.5 मार्क्स इंक्रीज हुए। और बी कैंडिडेट के मानकर देखिए कितने इंक्रीज हुए, +9, +8, +10, यहाँ तक कि 10 मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। बाकी तो इतने सारे रिजल्ट हैं, कहाँ तक दिखाता, लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। अब सपोज करो इसके 1.5 इंक्रीज हुए तो हो गए 36.5, और इसके इंक्रीज हुए तो ये हो गए 40 प्लस मार्क्स। तो आप देख पा रहे हैं कि 35 लाने के बाद भी एक स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया। और वही बात करें बी बॉयज की, बी बॉय की, उसमें क्या हुआ कि उसके 31 आने के बाद भी वो फाइनल मेरिट तक भी सेलेक्ट हो जाएगा, फाइनल मेरिट में भी सेलेक्ट हो सकता है। और सिर्फ किस वजह से? उस चिड़िया का नाम है नॉर्मलाइजेशन। चलिए उसे जानते हैं क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानो कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। देखिए, आप सभी को पता है कि अब एक दिन में एग्जाम नहीं होता, 1, 2, 3 या 4 दिनों में एग्ज़ाम होता है, और हर दिन शिफ्ट होती है 3-3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसी तरीके से ये शिफ्ट होंगी और टोटल होगी हमारी 9 शिफ्ट। अब 9 शिफ्ट में क्या होता है कि सबका लेवल बराबर नहीं रहता है एग्ज़ाम का।
कभी ऊपर-नीचे होता रहता है। अब इसको बराबर करने के लिए इसे डिसाइड कैसे करते हैं, किस तरीके से अप्लाई होता है, किसी को नहीं पता। सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला दे दिया है, उसे अप्लाई करके ये अपनी मनमानी से रख देते हैं। अब ये नहीं पता किस पैमाने पर ये रखते हैं, किस क्राइटेरिया में रखते हैं, उसके बाद ये इंक्रीज़ करते हैं मार्क्स, नहीं पता। लेकिन अब बताइए कि क्या इतना वेरिएशन आना चाहिए? तो हम तो 9 शिफ्ट हुई। अब इसमें क्या होता है कि कोई शिफ्ट ज़्यादा हाई है, मतलब ज़्यादा हाई का मतलब है कि बच्चों के मार्क्स उसमें कम बन रहे हैं, किसी में ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएँ और किसी शिफ्ट में से बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए नॉर्मलाइज़ेशन को लाया गया। अच्छी बात थी, बिल्कुल सही डिसीज़न था या फिर है, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम में अप्लाई है, बड़े-बड़े लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो क्या आप इतने सारे कंटेंट में से 9 शिफ्ट ऐसी नहीं बना सकते जिनका लेवल बिल्कुल सेम हो? फिर किस बात के आप एक्सपर्ट हुए? और आप इतनी ज़्यादा फीस लेते हो वो किस बात की? एक नॉर्मल टीचर को बैठाओगे, हम खुद बैठे तो मैं आपको 9 क्या मैं आपको 20 प्लस बराबर की शिफ्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें बच्चों के बिल्कुल सेम मार्क्स रहेंगे। उसके बाद भी यदि दिक्कत आती है तो 1, 2, 3 नंबर मान लीजिए ऊपर-नीचे होंगे, यहाँ इतने का वेरिएशन आता है। लेकिन ये 10 नंबर का वेरिएशन क्यों? इसका सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो इन लेवलों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन लाया गया। लेकिन हम मान सकते हैं कि 1-2 नंबर इंक्रीज़ करना हो तो ठीक है। ये 10-10 नंबर का क्या मतलब है? दूसरा डिक्रीज़ भी किए जा रहे हैं। यदि किसी बच्चे ने अपनी मेहनत से उस दिन मतलब पूरी साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी, 3 साल मेहनत करी और वो 50 प्लस मार्क्स ले आया, तो उसकी डिक्रीज़ करने की क्या ज़रूरत है? क्या वो उसकी गलती थी कि शिफ्ट आसान आ गई या उसके हिसाब से आसान आ गई? ऐसा भी तो हो सकता है उसने मेहनत ज़्यादा की थी, लेकिन नहीं, इस पर नहीं बात होगी। चलिए मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखाता हूँ, उससे आप जान पाओगे। इसमें देखना, ये कोई स्टूडेंट है, मैं इसकी प्राइवेसीज़ को मतलब इसकी डिटेल को प्राइवेसी रखते हुए, इसमें सिर्फ़ मैं आपको मार्क्स दिखाना चाहता हूँ, वो उस पर फ़ोकस कीजिए। देखिए इनके रो मार्क्स हैं 47.2025 ये क्वालीफाई हैं, बेशक रो मार्क्स से ये क्वालीफाई हैं, मैं मान सकता हूँ। लेकिन इनके नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स देखना कितने 56.19 और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 9 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, ऑलमोस्ट 9 मार्क्स। चलिए, ये तो अपनी मेहनत से मतलब अगर इनके रो मार्क्स भी रहते तो क्वालीफाई कर जाते। मैं उस स्टूडेंट की बात करूँ जो अभी बताया था जिसके 31 मार्क्स थे और उसके इंक्रीज़ होकर कितने हो गए 40 या 41 तो क्या आप जान पाओगे कि इनने तो फाइनल सिलेक्शन तक अपनी जगह बना ली। जहाँ ये फेल हो रहा था, कितने नंबर से 6 मार्क्स से फेल हो रहा था। वहाँ पर ये फाइनल मेरिट तक में जाने की इच्छा रख गया सिर्फ़ एक की वजह से वो है नॉर्मलाइज़ेशन। तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन ना होना चाहिए, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी या फिर कौन उठाए आवाज़? चलो उस पे भी बात करते हैं। कोई इस पर बात क्यों नहीं करता? देखिए, जो भी टीचर्स हैं या फिर जो भी बड़े-बड़े नामी टीचर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं सिर्फ़ इतना अपने मतलब कोर्स को सेल करना है, ठीक है? अपना प्रॉफ़िट कमाना है। बस उस पर फ़ोकस होता है जिसकी वज़ह से वो मेन चीज़ पर आकर अपना कोर्स सेल करते हैं और निकल जाते हैं। फिर उनका पता भी नहीं रहता कहाँ गए, कैसे गए। बच्चों के हित में कोई बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं दिखाएगा। क्या इसके लिए शिकायत नहीं दर्ज होनी चाहिए? इसके लिए कोई कैंपेन कोई चीज़ नहीं चलनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं देखना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर की डिटेल खोलने वाला हूँ। तो इस पर बात करेंगे क्यों? तो देखो बड़े नामी ही यदि आगे चले क्योंकि उनके सोर्स ज़्यादा होते हैं या फिर एक पोज़ीशन अच्छी होती है, वो कर सकते हैं। बट नहीं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि डिफेंस पर, मतलब सेना पर सवाल। अरे नहीं, सेना पर सवाल नहीं है, सेना पर सवाल नहीं है। ये सवाल है सिर्फ़ उन ऑफिसर्स पर या फिर उन लीडर्स पर जो इसे रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो पॉलिसीज़ मेकर हैं। हमारा सवाल उनसे है, हमारी शिकायत उनसे है। हमारी फ़ोर्स तो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें हम तुम जैसे ही लोग हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए और करते रहेंगे, ये कोई भी हो। लेकिन जिसके पास एक सुप्रीम पावर आ जाती है ना, जो अपने आप को बड़ा समझ तो वो अहंकार भी हो जाता है अहंकारी। अब वो फिर नहीं देखता कि गलत क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होता। तो आज का दौर वही है, सेना में बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं।
इतनी आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें एनालाइज़ कर सकते हैं। तो उस पर देखो सवाल तो उठने चाहिए और बिल्कुल इस पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं वो जानिए। यदि आपको टॉपिक्स अदर इन्फॉर्मेशन तो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो वीडियो आए तो वो नोटिफ़िकेशन मिल जाए। लेकिन टॉपिक की बात करें यदि आपका फेज़ 2 है, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा आपको टॉपिक प्रोवाइड कराने की बहुत अच्छे एनालाइज़ की तरह और बाइलिंगुअल हम समझाते हैं, ठीक है? इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में समझाते हैं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप अच्छा कर पाएँ। और ये भी सिखाएँगे किस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको मतलब क्वालीफाई करना है, क्या लिखना है वहाँ पर, ठीक है? अब तो लिखना भी होता है, टॉपिक को कैसे सुनना होगा क्योंकि वो रीड करते हैं, ठीक है? तो इन सब से जुड़े रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।